हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। दिस इज़ वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम स्पेसिफिकली फॉर सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए अपना सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें कि मैं यूनिट 1 आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ। अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने यूनिट 2 अपना स्टार्ट किया था कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, राइट, जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर का सारे कॉन्सेप्ट्स मैं अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा वो चेक कर सकते हैं जाकर मेरे चैनल पर, लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, राइट। आज के लेक्चर में जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ डिमांड। कंज्यूमर का जो यूनिट था जिसमें डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा रहता है, जिसको मैं आज कवर करने वाली हूँ। अब इसको मैं कैसे डिस्कस करूँगी, कैसे इस लेक्चर को कवर करेंगे, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो डिमांड में यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं। एक तो डिमांड हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो था वो, दूसरा रहता है इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी, जो वो वीडियो भी आपको आज ही मिल जाएगी, आज शाम तक। तो वो मैं आज कवर करूँगी उसमें। तो पार्ट 1 में हम यहाँ पर डिमांड और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट फिर इसमें हमारे पास 3 यूनिट्स और रहती हैं, जिसको भी मैं आपका 11 डेट तक पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस करा दूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन में है अभी रिसेंट में, मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि प्लीज़ मैम सिलेबस कंप्लीट करा दो माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो डोंट वरी, 11 डेट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। साथ ही साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी इस टाइप की। तो एक मोटिवेशन लेने के लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। सो प्लीज़ डू शेयर, जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करो, राइट। सो आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज़ यूनिट 2, जो हम पढ़ने वाले हैं डिमांड कवर से कुछ कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिकली डिमांड होता क्या है। अगर हम बात करें डिमांड की, नॉर्मली हम बोलते हैं डिमांड क्या होता है, हमारी इच्छा, जिसको हम बोलते हैं कि मेरी इच्छा है, मेरी डिमांड है कि मेरे को कार चाहिए, मेरी डिमांड है कि मुझे ये पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए, राइट। या फिर किसी ने डिमांड की कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हमने बोला ये डिमांड है। नॉर्मली हम इसको डिमांड ऐसे बोल देते हैं, हमारी डिज़ायर, जो हमारी इच्छा, जो हमारी विलिंग है, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये डिमांड कब तक पूरी एक डिमांड नहीं बनेगी। इकोनॉमिक्स में डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर, आपकी डिमांड है, आपकी इच्छा है किसी चीज़ को लेने की, आपकी इच्छा है कि मुझे ये वाली कार चाहिए पर्टिकुलर, लेकिन उस कार को लेने के लिए आपके पास इतने पैसे भी होने चाहिए, आपकी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, तब जाकर वो क्या बनेगी, तब जाकर वो डिमांड बनेगी, राइट। सो आप सपोज आपके पास 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ में आपने शॉप पर गए, आपको एक पेन लेना था, जो वो पेन जो था आपका कितने रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का था। आपकी इच्छा थी, आपकी विलिंग थी कि मुझे ये वाला पेन चाहिए, लेकिन आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप उसको ले सको। तो ये डिमांड तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक वो एक कैपेबिलिटी मीन्स परचेजिंग पावर नहीं है आपकी, और आपकी इच्छा और परचेजिंग पावर को मिलाकर ही क्या बनता है, पूरा डिमांड बनता है, राइट। सो ये है बेसिक डिमांड का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें डिमांड डेफिनेशन क्या है, तो ये डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ जो कंज्यूमर लेना चाहता है, रेडी है बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर। ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस है, उस पर डिफरेंट कमोडिटीज़ जो है कंज्यूमर लेना चाहता है, रेडी है बाय करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, नेक्स्ट इज क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर था नॉर्मली डिमांड कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस है, उस पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ वो ले रहा है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी डिमांड की हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर कंज्यूमर इतना एक पर्टिकुलर इतना कमोडिटी, जो इतना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ले रहा है। जब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की बात की जाती है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड, कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज कर रहा है एक स्पेसिफिक प्राइजेस पर, specific price of the commodity पर, that is called quantity demand. For example, 8 unit of X demanded if price of X happens to be ₹6 per unit. कि अगर किसी भी कमोडिटी के 6 रुपये प्राइजेस हैं, तो 6 रुपये प्राइजेस पर वो 8 यूनिट्स जो है कमोडिटी के परचेज कर रहा है, उस पर्टिकुलर 8 यूनिट्स उस कमोडिटी का खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड, कि इतना क्वांटिटी उसने परचेज किया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट द क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। देखो, आपका जो डिमांड चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत घुमा घुमा कर भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा, रिविजन आपका इसमें पूरे चैप्टर में मैं बहुत अच्छे से करा दूंगी, राइट। तो नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये।
अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि हमारी जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं डिमांड को। नॉर्मली हम अपने सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में क्या देखते हैं, किसी भी चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है तो हम उसकी क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं कि हम वो चीज़ अभी नहीं खरीदें, हम बाद में खरीदेंगे जब प्राइसेस कम होंगे। जैसे गोल्ड ही हम ले लेते हैं, जब गोल्ड के प्राइसेस सपोज अब जैसे कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हम सोचा कि चलो अभी गोल्ड नहीं लेंगे, थोड़े दिन बाद लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, अल्टीमेटली डिमांड कम कर दी। तो वही चीज़ होती है, यही चीज़ हमारी इकोनॉमी में होती है, किसी भी चीज़ के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड को जो इफेक्ट करता है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू विच डिमांड फॉल, जब डिमांड फॉल होती है तब प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। जब प्राइजेस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, या फिर जब डिमांड कम होगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ अगर हम इसकी बात करें तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ, प्राइजेस हमने लिया है वाई एक्सिस पर और डिमांड लिए हमने एक्स एक्सिस पर। तो प्राइजेस जब इतने थे, डिमांड हमारे पास ये थी, जब प्राइजेस कम हो गए तो डिमांड बढ़ गई। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, दोनों में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका ग्राफ बनता है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो ऐसे गुड्स जो एक के बदले एक, जिसके बदले हम ये ले सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, कि टी के बदले कॉफ़ी ले लो या फिर कॉफ़ी के बदले टी ले लो, दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। या फिर पेप्सी एंड कोला, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये मतलब सब्स्टिट्यूट होता है, इसके बजाय मैंने ये ले लिया। तो इनके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है इनके प्राइजेस भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पर लिया डेटा में कि टी के प्राइजेस जो हैं टी के बढ़ रहे हैं। जब टी के प्राइजेस बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इस टाइम पर हम कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता चला कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी की डिमांड हम बढ़ा देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, हम कॉफ़ी, जैसे सपोज टी के प्राइजेस भी 10 रुपीज़ थे अभी, और कॉफ़ी के जो प्राइजेस थे वो भी 10 रुपीज़ थे, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों ही केस में दोनों के प्राइजेस सेम है, लेकिन अब क्या हुआ, प्राइजेस जो है टी के बढ़ गए हैं, वो 20 रुपीज़ हो गए हैं, कॉफ़ी के प्राइजेस उतने ही हैं, कॉफ़ी के प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जब हमें पता चला है कि प्राइजेस टी के बढ़ गए हैं तो हम क्या करेंगे, इस टाइम पे टी नहीं पियेंगे, हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से होगा कि प्राइस जो डिमांड है कॉफ़ी की वो बढ़ जाएगी। तो हुआ क्या था, प्राइजेस तो बढ़े थे टी के, प्राइजेस तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं टी के, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ रही है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कैसा रिलेशन देख रहे हैं हम, प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन, कि टी के प्राइजेस बढ़ रहे थे, टी के प्राइजेस बढ़ने की वजह से हम टी नहीं पियेंगे, हम कॉफ़ी पियेंगे, जिस वजह से होगा कि क्वांटिटी डिमांड जो है कॉफ़ी की वो बढ़ जाएगी। दोनों में कैसा रिलेशन देखा, डायरेक्ट रिलेशन। तो ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पर, अपवर्ड स्लोपिंग, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर लिया है डिमांड ऑफ टी और वाई एक्सिस पर लिया हमने प्राइस ऑफ कॉफ़ी। तो दोनों में हमें जो रिलेशन देखने को मिला वो कैसा, अपवर्ड स्लोपिंग है, कि प्राइजेस अगर टी के बढ़ेंगे तो डिमांड कॉफ़ी की बढ़ रही है, प्राइजेस और बढ़ रही है टी के, डिमांड और बढ़ रही है कॉफ़ी की, ठीक है। तो ये हमारा कि आपसे पूछा रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं उनका वो कैसे इफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये पूछा प्राइजेस और डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड के केस में कैसा रिलेशन होता है। तो हमें पता होना चाहिए कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक साथ चलते हैं, कि हम इनके बजाय ये कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि ब्रेड और बटर, आप ब्रेड के ऊपर बटर ही लगाओगे, या फिर ब्रेड और जैम बोल सकते हैं, ये लगाओगे, है ना। ऐसे कार एंड पेट्रोल, आप बिना पेट्रोल के कार नहीं चला सकते, बिना कार के पेट्रोल नहीं चल सकता है, तो दोनों ही चीज़ें साथ चलेंगी। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अब होगा क्या, अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ने की वजह से आप सोचोगे, अगर आपने अभी सोचा था कि मुझे इस टाइम पे कार लूँगा, लेकिन हुआ क्या, प्राइजेस जो है पेट्रोल के कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या सोचा कि अभी हम नहीं लेते कार, हम बाद में लेंगे। तो हुआ क्या, प्राइजेस तो बढ़ रहे थे पेट्रोल के, लेकिन डिमांड किसकी कम हो गई, डिमांड कम हो गई कार की। तो एक के प्राइजेस बढ़ने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड पे इफेक्ट पड़ा है, दूसरे गुड की डिमांड जो है कम हो रही है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन देखा हमने, इनवर्स रिलेशन, राइट। तो प्राइजेस क्या हो रहा है, पेट्रोल के कॉन्टिन्यूसली प्राइजेस बढ़ रहे हैं 100, 500, 500, 1000, लेकिन जो डिमांड है वो किसकी कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है कार की। 5000 थी, फिर 4000 हो गई, फिर 2000 हो गई। तो यहाँ पर हमें कैसा रिलेशन देखने को मिला इन दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशन, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, राइट। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का केस। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कौन से गुड में कैसा रिलेशन होता है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज
इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डिमांड को इफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें इनकम में, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं। फर्स्ट इज इंफीरियर गुड्स, सेकंड नॉर्मल गुड्स एंड थर्ड इज तो यहाँ पे हम इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स की ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो कि चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं, जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो चीप क्वालिटी गुड है, जो एलईडी टीवी है वो हमारा अच्छा क्वालिटी मतलब बोल सकते हैं हम, एक नॉर्मल गुड के केस में हम बोल सकते हैं, राइट। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ये सोचोगे कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेना चाहिए, आप किस पर शिफ्ट होगे? आप एलईडी टीवी पर शिफ्ट होगे। तो जब आपकी इनकम बढ़ रही होगी तो आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड कम कर दोगे, ऐसे ही होगा। तो इनकम के बढ़ने से आप क्या करोगे? इंफीरियर गुड्स जो हैं उनकी डिमांड को कम कर रहे हो। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला? इनकम और इंफीरियर गुड्स की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपसे रिलेशनशिप इसमें पूछने के लिए आएगी। नेक्स्ट इज नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स जो कि हम अपने नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छे क्वालिटी गुड्स होते हैं, जैसे कि एलईडी टीवी मैंने एग्जांपल लिया है। तो इंफीरियर गुड्स का जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था उसका नॉर्मल गुड क्या? एलईडी टीवी। जब इनकम आपकी बढ़ेगी आप एलईडी टीवी ज़्यादा कर लोगे, आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं लोगे, आप एलईडी टीवी को परचेज करना स्टार्ट करोगे। तो जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है? वो भी बढ़ रही है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन देखा हमने? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर कैसा स्लोप होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा, राइट। तो ये था इनकम की बात। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इज नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटीज गुड्स जो हमारे बेसिक गुड्स होते हैं, जो ज़रूरत वाले गुड्स होते हैं, जो बेसिक हमारी नीड है वो वाले गुड्स, जैसे कि सॉल्ट। अब सॉल्ट इस केस में क्या डिमांड और प्राइस इफेक्ट करेंगे? आप ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी प्राइजेस बढ़ रहे हैं सपोज तो आप सॉल्ट की डिमांड कम कर दोगे, आप अपनी सब्जी में नमक कम डालोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप दोनों मतलब प्राइजेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, इफेक्ट नहीं करेगा आपकी। जितनी आप कितना कंज्यूम करते हो सॉल्ट को, जितना कंज्यूम करते हो, आप मेडिसिन भी यहाँ पे ले सकते हो, जितनी आप मेडिसिन कंज्यूम करते हो वो प्राइस पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्राइजेस बढ़े या कम हो। ऐसा नहीं है कि प्राइजेस जब कम हो रहे तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे मेडिसिन की या फिर ज़्यादा नमक खाना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में डिमांड जो है चेंज नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में दो टाइप के गुड्स होते हैं, फेवरेबल गुड्स, फेवरेबल टेस्ट और अनफेवरेबल टेस्ट। अगर आपका कोई टेस्ट फेवरेबल है, मीन्स बर्गर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, नो मैटर कि वो 10 रुपये का है कि नो मैटर कि वो 100 रुपये का मिल रहा है, आपके प्राइजेस बढ़े या कम हो, आपको बर्गर खाना है। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी जो है वो डिपेंड नहीं करता डिमांड पर और प्राइस पर, इनका कोई रिलेशन नहीं होता। तो जो चीज़ फेवरेबल है वो चीज़ें आप कंज्यूम करोगे। ऐसे अनफेवरेबल टेस्ट, जैसे कि एप्पल्स हुए, अब एप्पल आपको पसंद ही नहीं है, प्राइजेस बढ़े ना या फिर कम हो, ये तो है नहीं कि आपके प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा खरीदोगे, कम हो रहे तो कम खरीदोगे, वो एक नॉर्मल सिनेरियो में बात होती है। लेकिन जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर कोई देखे तो उस केस में डिमांड और प्राइजेस जो है वर्क नहीं करेंगे। जैसे कोई सिगरेट और अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको मैटर नहीं करता प्राइस कितने भी बढ़ रहे हैं, हैबिचुअल गुड्स हम बोल सकते हैं, कितने भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं मैटर नहीं करेगा। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो ये कुछ के फैक्टर्स थे जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा बहुत अच्छे से कि क्या क्या फैक्टर्स थे हमने डिस्कस करें। तो ये इसका समरी पार्ट है कि ये जो डिमांड फंक्शन है वो क्या है, इन सारे फैक्टर्स का। तो डिमांड जो है फंक्शन है इन सारे फैक्टर्स का। पीएक्स क्या, प्राइस ऑफ गुड्स, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड अदर फैक्टर्स, इन सब के फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं, राइट। अब आपका आगे नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में हम देखते हैं क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, सेटरस पेरिबस। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है सेटरस पेरिबस। सेटरस पेरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मतलब जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ पीएक्स, इनकम, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे कांस्टेंट होंगे, इनको हम कांस्टेंट रखकर चलेंगे, इनसे कोई भी मतलब नहीं है हमें। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप हम देखते हैं। जब इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप में जब हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। और अदर थिंग को हम कांस्टेंट रखेंगे, इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, जिसको ही क्या कहा गया है, सेटरस पेरिबस के नाम से जाना गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे व्हाट इज सेटरस पेरिबस, तो ये क्या होता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, सबको कांस्टेंट रखो। इनवर्स रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के
बीच में, ठीक है। अदर थिंग को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, वही चीज़ हमने अज्यूम कर ली है, प्राइस रिलेटेड गुड्स से कांस्टेंट होंगे, इनकम कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट, अदर फैक्टर सब कांस्टेंट होंगे। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। इसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया है, कैसा रिलेशन होता है दोनों के बीच में, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो वही हमने टेबल की फॉर्म में दिखाया, प्राइजेस बढ़ते जाएंगे, डिमांड कम होती चली जाएगी, प्राइजेस बढ़ रहे हैं और डिमांड कम हो रही है। और कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन, राइट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कुछ रीजंस दिए हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है ऑपरेट होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में पहला फैक्टर आता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। ये बोलता है कि मेरी वजह से ही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अब इसका क्या मतलब है, हमने लास्ट कंज्यूमर वाले चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार चेक कर लो, वो पढ़ लोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो अगर हम बात करें, हमने एमयू के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था, डिमिनिशिंग एमयू के कॉन्सेप्ट में, जैसे जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंज्यूम करेंगे, जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटीज़ खाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारी जो यूटिलिटी है, वांट सेटिस्फाइंग पार्ट जो है वो हमारी कम होती चली जाएगी। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कंज्यूम किया, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की, तो मेरी यूटिलिटी कम होती चली गई। जब मेरी यूटिलिटी कम होगी तो मैं अल्टीमेटली क्या करूँगी, प्राइजेस मैं उस चीज़ से कम देना चाहूँगी, तो मैं उस चीज़ के प्राइजेस कम दूंगी। तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला, जैसे जैसे मैंने ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करी, मेरी यूटिलिटी कम हुई, और जब मेरी यूटिलिटी कम हो रही तो मैं उस चीज़ के प्राइजेस कम देना पसंद करूँगी। तो मुझे क्वांटिटी और प्राइजेस में कैसा रिलेशन देखने को मिला, इन्वर्स रिलेशन। और वो इन्वर्स रिलेशन किसकी वजह से मिला है, यूटिलिटी की वजह से। तो इसने ये बोला है कि सिर्फ मेरी वजह से ही इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू है, वो यही बोलता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू की वजह से ही प्राइजेस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, राइट। नेक्स्ट बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि नहीं, मेरी वजह से ही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा, इफ सपोज प्राइजेस जो हैं टी के वो 10 रुपीज़ हैं, और कॉफ़ी के प्राइजेस भी कितने हैं, 10 ही रुपीज़ हैं, ठीक है। प्राइजेस टी के भी 10 हैं और कॉफ़ी के भी 10 है। अब हुआ क्या, प्राइजेस जो हैं टी के बढ़ गए, टी के प्राइजेस बढ़ गए कितने, 40 रुपीज़ हो गए। अब जब टी के प्राइजेस 40 रुपीज़ हो गए तो उसकी वजह से हमने क्या किया, टी के प्राइजेस बढ़ गए 40, उसकी वजह से हमने डिमांड जो है कॉफ़ी की बढ़ा दी, और टी की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्राइजेस टी के बढ़े थे, प्राइजेस टी के बढ़ने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो डिमांड है हमारे पास किसकी, डिमांड जो है टी की डिमांड कम हो गई। तो ये हमने क्या देखा, प्राइजेस ऑफ टी और डिमांड ऑफ टी में कैसे रिलेशन देख रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन। वो कैसे, इस डिमांड कॉफ़ी की डिमांड की वजह से, और ये कॉफ़ी की डिमांड क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो इसने ये बोला था। नेक्स्ट आता है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, इनकम इफेक्ट ये बोलता है नहीं, मेरी वजह से, इनकम की वजह से ही क्या होता है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। इफ़ सपोज एक मोमोज़ की प्लेट है जो कि कितने रुपीज़ की है, 50 रुपीज़ की है, उस 50 रुपीज़ में आपको क्या मिलता है, 2 प्लेट ऑफ मोमोज़ के मिलते हैं। देखो पहले मैं बता देती हूँ, आपके पास 100 रुपये हैं, आपको पेरेंट्स से अपने 100 रुपीज़ मिले हैं, और उस 100 रुपीज़ में आप क्या खाने वाले हो, मोमोज़ खाने वाले हो। एक प्लेट जो है मोमोज़ की 50 रुपीज़ की है, तो इस टाइम पर आप 2 प्लेट खा रहे हो क्योंकि आपके पास 100 रुपये हैं। अब हुआ क्या, थोड़ा इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी के अंदर, तो अब उस मोमोज़ की प्लेट ही कितने रुपीज़ की हो गई है, 100 रुपीज़ की हो गई एक प्लेट। तो जब 100 रुपीज़ की एक प्लेट हो गई है और आपके पास पैसे भी 100 रुपीज़ ही हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक ही प्लेट खाओगे। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर पहले 2 खा रहे थे और अब आप 1 खा रहे हो, पैसे तो वही हैं आपके पास 100 रुपये, लेकिन पहले 2 मिल रही थी आपको प्लेट और अब 1 मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है। तो उस परचेजिंग पावर कम होने की वजह से ही आप क्या कर रहे हो, डिमांड को कम कर रहे हो। अब आप पहले 2 खा रहे थे, अब 1 खा रहे हो। तो इनकम इफेक्ट क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर कम हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं और डिमांड कम हो रही है। तो इसने ये बोला था।
ठीक है, तो ये इनकम इफेक्ट बोलता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में क्या होता है, इसमें क्या हम बोल सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ के प्राइजेस कम होते हैं, किसी भी चीज़ के प्राइजेस कम हैं और प्राइजेस कम होने की वजह से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बोले कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड कर रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैं लूँगा, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर ज़्यादा हो गई, इस नंबर ऑफ़ कंज्यूमर ज़्यादा होने की वजह से ही क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बोलते हैं कि कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो वो ये नहीं बोल रहे कि प्राइसेस और डिमांड के बीच में अपना रिलेशन चल रहा है, वो बोलते हैं नहीं, कंज्यूमर्स ज़्यादा होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स ने ये बोला। तो इन वजह से ये कुछ रीज़न है जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है ऑपरेट होता है। तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स थे, राइट। यहाँ तक था ये पॉइंट। अब आपसे अगर क्वेश्चन आया कि लॉ ऑफ डिमांड किन किन रीजंस की वजह से ऑपरेट होता है, तो ये सारे पॉइंट होंगे, आपको ऑप्शंस दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा बहुत अच्छे से। जो भी डाउट है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मेरे से टेलीग्राम पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हो, और ग्रुप का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब क्या क्या एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के। एक्सेप्शंस मतलब किन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, किन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड जो है इनवर्स रिलेशनशिप जो इनके बीच में वो वर्क नहीं होती। यहाँ पर वो केसेस जिसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है उल्टा वर्क करता है, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन होती है प्राइस और डिमांड में। तो पहला केस आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन से होते हैं, तो बेसिकली सर रॉबर्ट गिफन थे इकोनॉमिस्ट, इन्होंने अपनी कंट्री में, यूके में, ब्रिटेन में बोल सकते हैं, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था वहाँ पर कि जिस चीज़ के मतलब वहाँ पर दो चीज़ें लोग कंज्यूम करते थे, ब्रेड और मीट। तो वहाँ पर ये माना जाता था जो लोग ब्रेड खाते हैं उनको पुअर बोला जाता है और जो लोग मीट खाते हैं उनको वो कहला जाते हैं रिच। तो एक स्टेटस बना हुआ था कि जो लोग मीट खा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका एक अच्छा स्टेटस है, और जो लोग ब्रेड खा रहे हैं उनका एक बेकार स्टेटस है। इंस्टेड ऑफ कि ब्रेड के प्राइजेस जो थे वहाँ पर कम थे, फिर भी क्या कर रहे थे लोग, मीट ज़्यादा खा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था मीट खाने वाले अच्छे लोग हैं, मीट खाने वाले रिच लोग हैं, और मीट के प्राइजेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ को गिफन गुड्स का नाम दिया गया था कि किसी भी चीज़ के प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं फिर भी क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ रही होती है। जैसे कि मीट के प्राइजेस बढ़ रहे हैं फिर भी लोग डिमांड कर रहे हैं मीट की, तो यही होता है गिफन गुड्स का केस। तो गिफन गुड्स में क्या होता है, प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं, प्राइजेस के बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ रही होती है, दैट इज कॉल्ड गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स के केस में दोनों के बीच में ये जो लॉ था वो वर्क नहीं करता, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आपसे पूछा कर गिफन गुड्स के बीच में लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है कि नहीं करता, साथ ही साथ कैसा रिलेशन होता है, तो कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्नॉब गुड्स और वेबलन गुड्स। ये सबके एक ही नाम है, इनको एक ही नाम से जाना जाता है। ये होते कौन से गुड्स हैं, जो कि सोशल स्टेटस देते हैं इकोनॉमी में, एक सोशल स्टेटस सिंबल हमें दिया जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि डायमंड। तो जिसने एक अच्छा सा डायमंड का नेकलेस पहना है, एक अच्छा आपके पास आईफोन है, एक अच्छी आपके पास कार है, तो एक सोशल स्टेटस आपको मिल रहा है। तो इन सब सारे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स। जितना ज़्यादा आईफोन महंगा होगा उतने ज़्यादा लोग उसकी करेंगे कि मेरे पास सबसे महंगे वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कॉन्स्पिशियस गुड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जितने ज़्यादा एक महंगा नेकलेस होगा डायमंड का, उतना ज़्यादा आप उसको लेना चाहोगे अगर आप रिच पर्सन हो। तो ये क्या होता है, एक तरीके का इनके बीच में जो रिलेशन होता है वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो वो वर्क नहीं करती। जितना सस्ता गुड होगा आप कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा गुड चाहिए क्योंकि मुझे सोसाइटी में स्टेटस बनाना है अपना। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइजेस के बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स वैसे मैंने बताया था मेडिसिन। अब मेडिसिन के केस में ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस कम होंगे तो डिमांड कम होगी, ये तो नहीं होगा। आप जितना आप लेते हो मेडिसिन उतनी ही लोगे, प्राइजेस तो यहाँ पे इफेक्ट करेंगे ही नहीं। ये तो नहीं है प्राइजेस बढ़ रहे तो आप मेडिसिन कम लोगे, फिर प्राइजेस कम हो तो मेडिसिन ज़्यादा लोगे। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, डिमांड इस केस में चेंज होगी ही नहीं। नेक्स्ट नेसेसिटी गुड, सॉल्ट में भी सेम यही केस है, ज़्यादा खाओगे अगर प्राइजेस कम है, या फिर कम प्राइजेस ज़्यादा होगा तो कम खाओगे सॉल्ट, ऐसा नहीं होगा। हैबिचुअल गुड्स मैंने बताया था, अल्कोहल जो इसकी हैबिट है वो तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो इनके ये वो केसेस है जिसमें डिमांड जो है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक,
विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड के बीच में। तो अगर हम बात करें, दो कॉन्सेप्ट आते हैं जब डिमांड जो है सिर्फ प्राइजेस से इफेक्ट होती है। प्राइजेस नॉर्मल मतलब नॉर्मली प्राइजेस जो है, जब डिमांड सिर्फ इन प्राइजेस से इफेक्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पॉइंट यहाँ आता है, इससे क्वेश्चन आएगा आपका कि इफ डिमांड इज इफेक्टेड ओनली बाय प्राइजेस, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, और अलग अलग आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए अगर सिर्फ प्राइजेस से डिमांड इफेक्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर डिमांड जो है इन प्राइजेस से को कांस्टेंट रख के इन सारे फैक्टर से अगर इफेक्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में अलग अलग दो टाइप होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांड में दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज एक्सपेंशन होता है, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, तो मतलब यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, मतलब डिमांड कम हो रही है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसमें हम बोल सकते हैं मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में। उसी कर्व के ऊपर, एक डिमांड कर्व के ऊपर या तो हम ऊपर जाते हैं या फिर हम नीचे जाते हैं। यहाँ पर कोई भी आगे पीछे शिफ्ट नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, मूवमेंट होता है अलॉन्ग अ डिमांड कर्व, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दो केस है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम एक्सपेंशन बोलेंगे। तो वो क्या रहा है, प्राइजेस आपके 5 थे, डिमांड 200 हो गई, प्राइजेस कम हो गए तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है, प्राइजेस जब 5 थे तो डिमांड थी 200, प्राइजेस जब 4 हुए तो डिमांड हो गई 300। तो पहले आप यहाँ पर थे इस पॉइंट पर, और अब कहाँ आ रहे हो आप, नीचे वाले पॉइंट पर आ रहे हो। तो यहाँ पर इसी डिमांड की कर्व के ऊपर तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो। ठीक है, तो रीज़न क्या है, क्योंकि प्राइजेस फॉल हो गए, तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अलॉन्ग अ डिमांड कर्व। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपैंड हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो एक्सपेंशन इन डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो डिमांड यहाँ पे क्या होगी आपकी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, डिमांड कम हो रही होगी। रीज़न क्या है, यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइजेस, प्राइजेस बढ़ रहे होंगे जिसकी वजह से डिमांड आपकी कम हो रही होगी। तो पहले प्राइजेस 2 थे तो 500 क्वांटिटी ले रहे थे, प्राइजेस हो गए, बढ़ गए, तो प्राइजेस बढ़ने के साथ डिमांड कर रहे हो कम, 400 कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइजेस जब आपके 2 रुपीज़ थे तो आप 500 की डिमांड कर रहे थे, अब प्राइजेस बढ़ गए 3 हो गए तो आप डिमांड कर रहे हो कम। तो पहले आप ई पॉइंट पर थे, अब आप एफ पॉइंट पर आ रहे हो, तो मूवमेंट हो रहा है अलॉन्ग डिमांड का। और ये कैसा मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो कंट्रैक्शन हो रहा है डिमांड में, दैट इज मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड का। रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि प्राइजेस जो है बढ़ रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का, और हमने पढ़ा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कब होती है, जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में जब चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, राइट। इसमें दो केसेस होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड इज डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना, तो डिमांड कब बढ़ेगी, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्राइजेस यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे अदर फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो प्राइजेस तो कांस्टेंट है, प्राइजेस पहले 4 थे, 300 क्वांटिटी हो गई, प्राइजेस तो कांस्टेंट है, प्राइजेस अभी भी चार ही हैं, लेकिन डिमांड बढ़ रही है, डिमांड हो गई 400। यहाँ पे अदर फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। तो अदर फैक्टर क्या है, ये रीजन्स की वजह से डिमांड बढ़ रही होगी। पहला, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइजेस के बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही होगी। सब्सिट्यूट गुड्स हम बोलते थे टी के प्राइजेस बढ़े, टी के प्राइजेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो डिमांड है हमारी कॉफ़ी की बढ़ रही है, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है तो मतलब कि डिमांड पहले इधर थी यहाँ पर, और अब क्या हो रही है, डिमांड बढ़ गई, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, पहले Q1 थी, Q0 थी, अब Q1 हो गई, और प्राइजेस हमारे कांस्टेंट है। दूसरा, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस कम हो गए, मतलब पेट्रोल के प्राइजेस कम हो गए तो क्या हुआ, उससे डिमांड बढ़ गई, किसकी, कार की डिमांड बढ़ गई, तो कार की डिमांड हमने आगे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखा दी। यहाँ पे प्राइजेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्राइजेस तो हमारे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कौन से गुड्स के प्राइजेस पे इफेक्ट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस में, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है किसकी, कार की। नेक्स्ट, इनकम ऑफ इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ गई, जिसको हमने आगे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखा दिया। नेक्स्ट, फॉल इन इनकम, अगर इनकम कम हो गई किस केस में, इन्फीरियर गुड्स के केस में। तो आपसे पूछ लेंगे इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम कम होती है तो इंक्रीज होगी डिमांड कि डिक्रीज होगी। अब इन्फीरियर गुड है, इन्फीरियर गुड के केस में
हुआ क्या, आपकी इनकम कम हो गई, तो इनकम कम होने से आप इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदोगे, आप नॉर्मल गुड्स कम खरीदोगे, अब इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीद रहे हो और इनकम कम हुई थी आपकी। जब इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदोगे तो मतलब आपकी डिमांड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फेवरेबल टेस्ट, फेवरेबल टेस्ट है, अच्छा आपको फेवरेबल है आपके लिए वो चीज़, आप उसको फेवर करते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, डिमांड को बढ़ाओगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारे वो केसेस हैं जिसमें डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। ये सारे रीजंस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट का केस बन रहा है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, डिमांड कम हो रही होगी और ये सारे रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही होगी, प्राइजेस यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, डिमांड पहले 500 थी और अब हो गई 400। पहला रीजन सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस कम हो रहे हैं, अब प्राइजेस जो है टी के कम हो गए, टी के कम होने की वजह से डिमांड जो है कॉफ़ी की कम हो गई, कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई और किसकी डिमांड बढ़ रही है यहाँ पर, प्राइजेस टी के कम हो गए, टी के प्राइजेस कम होने की वजह से जो डिमांड है कॉफ़ी की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो रही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की हमने डिमांड पहले इतनी थी और अब पीछे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है हमें, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए, यहाँ पर D2 पे पहुँच गए। नेक्स्ट राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए,